आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। कलाओं, दस्तकारियों, उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गए। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। इस उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारों के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश मतलब वो लोग होते हैं जो खाने पीने की तलाश में या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती है। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। क्या कि समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे, लेकिन नहीं तो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे जनजातीय लोग। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों के इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति, यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। किसे? गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलूचिस्तान। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां, जैसे उत्तर पश्चिम में इन्होंने बताया कि बलोच रहती थी। और पश्चिम हिमालय क्षेत्र, ये हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, इसमें गडरियों की जनजाति थी। और उत्तर पूर्व भारत का ईस्टर्न क्षेत्र, यहाँ पे नागा, अहोम और दूसरी जनजातियां रहती थी।
प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र जैसे बलूची, गक्खर, खोखर, ये पंजाब वाली, जंजुआ, लंगा, अरघुन, तो बताया ना, लंगुआ, अरघुन, समास, कोली, कोली गुजरात में, जाटवास, भील, चेर, ये झारखंड इधर साइड में, मुंडा, मुंडा भी झारखंड इधर साइड, ओरोन, संताल, कोच, अहोम, नागा, कोचरिस, खासी, ये सभी जनजाति है, पूछ सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। भील, कोली, कटकारिस, बेराद, कोरोगा, वेतर, बादागस, मारवार, कोयास, खोंड, गोंड, बेगस, गोंडवाना, ये सभी जनजाति हैं, लोकेशन पूछ सकते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। मतलब अकबर ने मान सिंह को भेजा था, उन्होंने चेर पर आक्रमण किया और उन्हें लूट लिया, लेकिन उन्हें अधीन नहीं बनाया गया था। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति का अपने अधीनस्थ बना लिया। लेकिन जब औरंगजेब का समय था तो उस समय इन्हें अधीनस्थ बनाया गया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कुल का मतलब क्या है? कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही वंश का होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। एक ही वंश के लोग कुलों में निवास करते थे। परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरोगा, वेतर, मारवाड़ आदि दूसरी जनजातियां। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के आते आते इनमें से कई जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार बन गए। कुछ भील खेतियार बन गए, कुछ जमींदार बन गए। भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग फैले हुए थे। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। वे खेतियार ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंत के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारे, उनका कारवां टांडा कहलाता था। कारवां क्या होता है? जब खानाबदोश लोग एक तरफ से दूसरी जगह जाते हैं लोग, तो वो सुरक्षा के लिए एक साथ एक के पीछे एक चलते रहते हैं। जैसे एक बैलगाड़ी चल रही, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी चली, इसमें माल लाद के जाए, इसे बोलते हैं कारवा। और बंजारे लोगों को कारवा को टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों के ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। किसने? पीटर मंडी ने। ये कई बार सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। बंजारे, अनाज यहाँ सस्ता उपलब्ध,
जहाँ पे सस्ता मिलता था वहां ले जाके, जहाँ महंगा बिकता था वहां बेच देते थे, और वहां पे जो दूसरी चीज सस्ती मिलती थी उसको ले जाके दूसरी जगह पर जब महंगी मिलती है वहां बेच देते थे। इस तरह सौदागर के रूप में काम करते थे। कहाँ से? मगरमच्छ कुटिया, कोंड जनजाति उड़ीसा। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करने लगी। छोटे मोटे फेरी वालों की भी विभिन्न जातियों की एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती रहती थी, और रस्सी सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई आदि बेचते थे। नृत्य करते थे। गायन और अन्य तमाश बिनों की भी जातियां अनेक नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलती समाज की नई जातियों श्रेणियां। विशेषज्ञता प्राप्त श्रेणियां जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री की भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय अब जाति समाज के संगठन का आधार था। पहले क्या था? वर्ण था, फिर उसके बाद में जाति आधार बना। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उय्या कोंडन उदियार के 12वीं सदी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा का विचार विमर्श किया गया है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। मतलब जो उत्तर पश्चिम में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम है, वहां पे लोगों ने हिंदू धर्म को नहीं अपनाया, जाति व्यवस्था को नकारा। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरण कृषि करते थे, अर्थात अदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरण कृषि का मतलब हुआ किसी वन प्रांत के पेड़ों को और झाड़ियों को, मतलब जहाँ कहीं पेड़ जंगल लगा हुआ है तो जंगल में पेड़ और झाड़ियों को काट देते हैं और फिर उसी की राख पे खेती करते हैं। फिर कुछ साल बाद में जब वो उर्वरता समाप्त हो जाती है मिट्टी की, तो उसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, जैसे 10 साल 20 साल के लिए छोड़ दिया, उसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होती थी। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहासकार अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित था। ये राज्य है, ये गढ़ों में विभाजित था, और गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होते थे। राज्य विभाजित था गढ़ में, और गढ़ नियंत्रण में होता था कुल, किसी खास कुल के नियंत्रण में होता था। और ये आगे 84 में बटे हुए थे, 84 अर्थात 84 गांवों का समूह। फिर ये बारहोती में बांटे गए थे, 12-12 गांवों के समूह। 84 गांवों की इकाई में विभाजित होते थे। पहले राज्य गढ़ों में बांटे गए थे, जिनके प्रधान कुल के नियंत्रण में होते थे। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। गढ़ फिर 84 गांवों में, फिर उसमें बारहोती में 84 कहा जाता। 84 का उपविभाजन बारहोतों में था, जो 12-12 गांवों में मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलत बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदार को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। उसकी रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती हार गई।
गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने, दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदन शाह को भी दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफी कमजोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। किसने? म्यांमार से आए लोगों ने भूया स्वामियों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटिया 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। अहोमवासियों कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्ष पहले आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था। किसने? अहोमवासियों ने 1530 में। 1660 तक आते आते उन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करते हुए बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। यह है कोच, चूटिया, डफलास, मिरिस, अहोम साम्राज्य, गोरो, खासी, जयंतिया, काचारिस, नागा जनजाति। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी के आने पर एक निश्चित संख्या में पाइक भेजने पड़ते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को भेजा गया, स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी व्यक्ति पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण, अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। कान के आभूषण, कबोई, नागा जनजाति, मणिपुर। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। अहोम समाज के लिए विभाजित था कुलों में जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल को नियंत्रण में प्राय कई गांव आते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान भी दिए गए। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों, विद्वानों को अनुदान में जमीनें दी जाती थी। नाट्य क्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उन्होंने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशु चराने वाले और शिकारी संग्राहक जनजातियों में मंगोल ही थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिन्हें स्टेप भी कहते हैं, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुप्रसिद्ध प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारी एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन के तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जनजातियों और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित है। सब्सक्राइब माय चैनल।